चलिए बच्चों, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। इससे पहले हमने वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग से कोई टॉपिक तो नहीं बताया था, लेकिन अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और आपको दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर देते थे। आई वाले को आई के साथ जोड़ दिया, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है काम। मल्टीप्लिकेशन में दो तरीके होते हैं वेक्टर की मल्टीप्लाई करने के। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, तो इसलिए इस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन क्या जो आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है और स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। जैसे मान लिया आपको कोई दो वेक्टर ए और बी दे दिए और उनकी मल्टीप्लाई करानी है, तो मल्टीप्लाई कराने पर अगर स्केलर क्वांटिटी मिली हमें, दो वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कराने पर अगर स्केलर क्वांटिटी मिली, तो वो मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पर आंसर अगर एक वेक्टर क्वांटिटी मिली, तो वो कहलाएगी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप इससे समझ सकते हो कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, दोनों चीजें ध्यान से देखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई से आपको वर्क डन भी प्राप्त होता है। वर्क डन यही पढ़ा होगा आपने। इसके अलावा एक टॉर्क एक क्वांटिटी होती है, टॉर्क। टॉर्क भी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट से ही प्राप्त होती है। ठीक है, थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया जाता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम टॉर्क भी बोल देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क डन भी बोलते हैं। ठीक है, वो फिजिक्स की बातें हैं, कब वो टॉर्क बनेगा कब वो वर्क डन बनेगा वो मेरा मैटर नहीं है, फिजिक्स का है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फोर्स, आप देखना वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला आप ये पढ़ते हो एफ एस कोस थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला आपने रिसेंटली पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है, पी ई साइन थीटा पढ़ा होगा। पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ सॉरी डाइपोल मोमेंट होता है पी। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो ये आ जाता है। वैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, टॉर्क का आपने एफ इंटू डी साइन थीटा करके कहीं पढ़ा होगा, अगर कहीं पढ़ा हो फिजिक्स में, टॉर्क का। ठीक है, इसमें कोस थीटा आता है, इसमें साइन थीटा आता है वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई। तो अगर वर्क डन लिख रहे हैं, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो ये वाली प्रोडक्ट कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वाली प्रोडक्ट कहलाती है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास वो स्केलर प्रोडक्ट की है। तो अब स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, कैसे कैसे करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, मतलब क्या होती है वो तो मैंने बता ही दिया कि हाँ, अगर मल्टीप्लाई करने से स्केलर क्वांटिटी मिली तो वो स्केलर प्रोडक्ट होगी। फाइंड कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम भी है डॉट प्रोडक्ट, उसे ए डॉट बी रीड किया जाता है। ठीक है, डॉट ही रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान मत लगाना, ए डॉट बी। ए डॉट बी जब भी लिखा मिल जाए तुम्हें, एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब स्केलर प्रोडक्ट है। फॉर्मूला तो ये होता है, एग्जांपल के तौर पे मान लिया आपको एक वेक्टर ए दे दिया 3i प्लस 5j माइनस 2k, एक वेक्टर बी दे दिया आपको 4i प्लस 2j माइनस k, इस तरीके से माइनस 2k ले लिया हमने। ठीक है, माइनस 3k, हमने ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हमने ले लिए। अगर आपको इन दोनों की स्केलर प्रोडक्ट करानी है, तो स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। यहाँ पर ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर ऐसे ऐसे सपोज कर लो, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो थीटा ये वाला एंगल होता है, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा।
अब दो वेक्टर अगर ऐसे लिखे हुए हैं, इन्हें देख के तुम थीटा थोड़े ना बता सकते हो मेरे भाई कि इनके बीच का एंगल कितना है। तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का, ये तो यूजलेस हो गया, क्योंकि इसमें थीटा की जरूरत पड़ेगी और वेक्टर देख के हम थीटा तो बता नहीं सकते कि थीटा क्या होगा। मैग्नीट्यूड जरूर निकाल सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लोगे, बी का फाइंड कर लोगे, लेकिन थीटा आप नहीं प्राप्त कर सकते दो वेक्टर को देख के। इसलिए जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करें तो इस फॉर्मूले का यूज नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट का मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, डायरेक्ट उसे याद रखेंगे। आया कहां से वो तो बाद में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, बस डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर आपको ए और बी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करानी है तो आई वाले की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ और के की मल्टीप्लाई के साथ, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू की मल्टीप्लाई। जैसे 4 की 3 में कराएंगे 12, 5 की 2 में कराएंगे 10 और जी 2 की 3 में कराएंगे 6। कितना आ जाएगा आंसर? और अच्छा 18 28। ठीक है, तो ए डॉट भी 28 आ गई, भारी तो नहीं था। और देख सकते हो कोई दूसरा सी वेक्टर डी वेक्टर, मान लिया सी वेक्टर हुआ आपके पास 2i प्लस जे माइनस 3k, डी वेक्टर ले लेते हैं -4i प्लस 2j प्लस के, और सी डॉट डी फाइंड करना है तो बिल्कुल सिंपल है, आई वाले की आई के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, 4 2 जा 8 होगा माइनस का, 2 की 1 के साथ कराओगे +2 हो जाएगा, और 1 की -3 में कराओगे -3, और आंसर मिल जाएगा आपको -9। ओके, तो सी डॉट डी कितना आया? -9। तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कराने का ये तरीका है, कर लोगे, बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं है, आई की आई में, जे की जे में और के की के में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फिर बात ये आती है कि जब मल्टीप्लाई ऐसे ही हो जाते तो उस फॉर्मूले का क्या रोल रहा, वो क्यों बताया? एक्चुअली क्या है, इस फॉर्मूले का यूज तो हम दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने में करेंगे। जैसे सपोज आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करना हो, कि आपको कहीं क्वेश्चन में कह दे ए और बी दो वेक्टर दे दिए और क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा कि दोनों के बीच का एंगल फाइंड करो, तो फॉर्मूला यहां से लोगे आप, कोस थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो कोस थीटा का फॉर्मूला आपको यहां से मिलता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने में यूजफुल होता है। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है, इसे मैं क्वेश्चन 1 और इसे 2 अगर बोलूं, मान लिया हमें ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है क्वेश्चन 1 में, तो एंगल फाइंड करने के लिए ए डॉट बी की जरूरत पड़ेगी, वो हमने पहले ही फाइंड कर ली, ए डॉट बी तो 28 हो गया, ए डॉट बी की जरूरत पड़ी थी 28 हुआ। अब हमें ए के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी और बी के मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड फाइंड करना आ गया होगा, ए का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए 9 + 25 + 4, ठीक है, कितना हो जाएगा ये? √38। बी का मैग्नीट्यूड आप यहां से लिख लोगे √16 + 4 + 9, तो ये √29 हो जाएगा। ओके ना, ठीक है। अब आपको कोस थीटा का फॉर्मूला यूज कर देना है, ए डॉट बी मतलब 28 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड मतलब √38 इंटू बी का मैग्नीट्यूड मतलब √29, दोनों की मल्टीप्लाई करा के जो भी आएगा उसे अंडर रूट के अंदर लिख दोगे, और ऐसे लिखना थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 28 अपॉन अंडर रूट, इन दोनों की मल्टीप्लाई से जो भी आ जाएगा तो ये होगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाता तो तब भी लिख देते, फिर कोस इनवर्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं ना कि कोस में कितने पर होती है ये वैल्यू, इसलिए कोस इनवर्स बना के लिख दिया। तो दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है उसका एक यूज हुआ दोनों के बीच का एंगल फाइंड करने में। ओके, तो एक बार ये बोर्ड पर जितनी भी बातें आपने देखी हैं एक बार वीडियो रोककर इन सारी बातों को नोट कर लो जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए अब स्केलर प्रोडक्ट की कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। क्या होगी, एक तो यही होती है कि अगर आप ए डॉट ए कराएं कहीं पर, मतलब उस वेक्टर की उसी में डॉट प्रोडक्ट कराएं, होगा क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें वेक्टर ए इंटू ए कोस 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो यहाँ पता है ना हमें, ए के साथ एंगल कितना होता है 0 डिग्री, तो ए इंटू कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा ए डॉट ए
इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी हमें मैग्नीट्यूड को कुछ डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। इसी पर आधारित कुछ कंक्लूजन लेंगे। अच्छा, एक पहले दूसरा भी लिख लें फिर लेंगे कंक्लूजन। सेकंड ये है कि अगर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है दोनों के बीच का। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखो, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो इस स्थिति में हमें पता चला कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। नोट करते चलना इन्हें कॉपी में। किसी वेक्टर की उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराने पर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त होता है हमें। अगर दो वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है। ध्यान रखना, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन आ गई है, इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो जब भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराओ, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अब थर्ड वाली बात कुछ ऐसी है कि अगर आप आई के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कराएं तो आई के साथ ही कराई, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, और हम जानते हैं ये आई कैप वगैरह तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ना, और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आई डॉट आई 1 होगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 होगी और के डॉट के की वैल्यू भी 1 होगी। ये कंक्लूजन है, याद रखना इन सबको। अगर सेम वालों की आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, अगर दो अलग आ जाएं, आई डॉट जे आ जाए, तो हम जानते हैं आई होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जे होता है वाई की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। जब दोनों के बीच में 90 का एंगल है तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, कि अगर दो वेक्टर के बीच में 90 का एंगल है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जे डॉट के आप लिखोगे वो भी 0 हो जाएगा, और जी के डॉट आई आप लिखोगे वो भी 0 हो जाएगा। मतलब दोनों सेम आते हैं, दोनों आई दोनों जे या दोनों के, तो आंसर 1 होगा। अगर दो अलग अलग आ जाते हैं तो आंसर 0 होगा। ये भी बहुत जरूरी चीज है। 3 हो गई, चौथी पर आ जाते हैं। इसके अलावा एक फोर्थ ये है कि अगर हम ए डॉट बी कराएं और कुछ आंसर आया तो वो बी डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, मतलब इनको हम रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं कि कहीं हमें ए डॉट बी दे रखा है और हमें बी डॉट ए लिखने की जरूरत है तो वो भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई कराई थी ना। आप ए की बी में कराओ या बी की ए में कराओ, बात तो एक ही रहेगी दोनों से, कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए की वैल्यू सेम आती है। ओके, इतनी सारी चीजें, कुछ यूज है बस, ये तो प्रॉपर्टी हो गई, और कुछ आएगी तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट के यूज क्या है, मैं दो ही बता रहा हूं आपको। एक तो ये है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये यूज तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसी तरीके से तो फाइंड किया था हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, एक सेकंड ये है टू फाइंड प्रोजेक्शन, ये वर्ड नया हो सकता है आपके लिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसे डिस्कस करने से पहले प्रोजेक्शन जान लो कि प्रोजेक्शन क्या होता है। चलो पहले मैं एक बार फॉर्मूला तो लिख ही दूं। प्रोजेक्शन को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P होगा वेक्टर A डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। मतलब फॉर्मूला याद रखना है आपको, बाकी मैं समझाऊंगा जरूर प्रोजेक्शन क्या होता है, बट फिलहाल फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि अगर वेक्टर ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन हमें देखना हो तो ये होता है ए डॉट बी और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड आएगा, जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं
ऑन के बाद वाला जो वेक्टर आया बी अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट और अपॉन में बाद वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब एक बार पहले तो वीडियो रोक के ये बोर्ड पे जितनी प्रॉपर्टी लिखी इन सबको नोट करो, फिर मैं प्रोजेक्शन समझा रहा हूं आपको। प्रोजेक्शन को समझने के लिए आप ऐसे समझो, जैसे सपोज ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। प्रोजेक्शन को अगर मैं समझाऊं तो प्रोजेक्शन को आप परछाई मान सकते हो, परछाई। जैसे आप ऐसे समझो, अगर इस वेक्टर ए को हम ऊपर से ऐसे देखें तो इस ए का बी की डायरेक्शन में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसका बी की डायरेक्शन में कितना रोल प्ले करता है। ये बी की डायरेक्शन में यहां तक है, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ कहलाएगी ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। इस लेंथ को, यानी प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन आप ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि भाई इस ए की लेंथ बी की डायरेक्शन में कितनी है, बी के ऊपर इसका कितना रोल प्ले हो रहा है। तो आप ऐसे फाइंड करने के लिए पी क्यू आर, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। अब ये पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है, पी क्यू की लेंथ को ही पी से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। तो ये जो पी क्यू की लेंथ आती है ना, आप इस तरीके से देख सकते हो। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें, इस एंगल को, ठीक है, ये एंगल हमने थीटा मान लिया। अब यहाँ पर आप कोस थीटा का पहले तो फॉर्मूला ही लिख लो आप। कोस थीटा इक्वल टू होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हुआ। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल के हिसाब से कोस थीटा का फॉर्मूला लिखें, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे होता है ना, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस में तो ये आएगा पी क्यू और अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस में ये पूरी लेंथ आ जाएगी और पूरी लेंथ होगी ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सही है ना, इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप ए से ए कैंसिल कर दोगे तो पी क्यू लेंथ आ जाएगी ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसी लेंथ को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर ये बात आपको सारी समझ में आ गई हो, प्रोजेक्शन कैसे ये हमने फाइंड किया, तो सही है। नहीं भी आई हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे और क्वेश्चन तो सिर्फ ऐसे बन जाता है, आपको दो वेक्टर दे दिए जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लिया लिख दिया फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इस स्थिति में प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट होते हैं, बस ध्यान रखना फॉर्मूले के ऊपर ही है सारा। ए डॉट बी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट आप कराओ, डॉट प्रोडक्ट सिखा दी मैंने आपको, आई की आई में करा देंगे, जे की जे में करा देंगे और जी के वाले की के में करा देंगे। 5 2 जा 10, 2 की 1 में कराई, 2 की 3 में कराई और 2 की 5 में कराई हमने, ओके। और अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे आप अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 4, तो अंडर रूट 17 आएगा। तो P इक्वल टू 18 अपॉन अंडर रूट 17। बस ये प्रोजेक्शन हो जाएगा वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। क्लियर हो गया इतना? तो ये कंसेप्ट मुझे बताने थे इस एक्सरसाइज में। 10.3 के आप पहले 4 क्वेश्चन कर लोगे इनसे, 10.3 के पहले 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बस।